लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच गया है और चुनाव प्रचार के लिए चंद घंटे ही बाकी हैं। ऐसे में सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे दौर में 23 अप्रैल को 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 सीटें, केरल की 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान होना है। वहीं उत्तर प्रदेश की भी 10 सीटें इस चरण में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटें, साथ ही असम की 4 सीटों पर भी तीसरे चरण में मतदान होना है। गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली और दमन और दीव की 1-1 सीट पर भी इस चरण में वोटिंग है। इसके अलावा तीसरे चरण में पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा। इस दौर में कई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और जिन बड़े नामों पर सबकी नजरें हैं उनमें गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा, उत्तर प्रदेश के रामपुर से जयप्रदा, पश्चिम बंगाल की जंगीपुरा लोकसभा सीट से अभिजीत मुखर्जी, मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम शामिल है। ओडिशा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भी प्रचार कल शाम थम जाएगा। इस चरण में विधानसभा की 42 सीटों पर भी 23 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के निशाने पर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार रही। उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल के लोगों ने स्पीड ब्रेकर दीदी को समझाने की ठान ली है। जनता के साथ गुंडागर्दी करने का, उनके पैसे लूटने का और उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में पहले और दूसरे चरण में मतदान की जो रिपोर्ट आई है उसने स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद उड़ा दी है। इसी बौखलाहट में किस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं वो भी देश देख रहा है। इस बार वाकई पश्चिम बंगाल के लोगों ने ठान लिया है। स्पीड ब्रेकर दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने का, उनके पैसे लूटने का, उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है। मैं मीडिया में देख रहा था कि कैसे सामान्य लोगों ने, हमारी बहनों ने टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाया। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति और पंथ से पहले हम सबकी पहचान भारतीय है। उन्होंने कहा कि वो ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर समेत सारे क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं और सभी को मिलकर एकजुट होकर विकास के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति करने वाले बिहार में अफवाह फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आरक्षण बाबा साहब करके गए हैं उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अररिया बिहार में सीमांचल इलाके में पड़ता है, जिसमें कटिहार, अररिया, सुपौल और पूर्णिया जिले आते हैं। बिहार में तीसरे चरण में 5 सीटों सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा, अररिया और झांझरपुर में मतदान होना है। भारती की सेवा, उसकी साधना की इस भावना के साथ ही बीते 5 वर्षों में पूरी ईमानदारी से मैंने आपकी सेवा करने का प्रयास किया है। इसी सेवा भाव से देश का विकास होता है। वहीं जब सत्ता भोग और परिवार का विकास ही लक्ष्य हो जाता है, तब हर जगह कलह और बंटवारा ही दिखाई देता है। और बिहार के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो एटा और बरेली में जनसभा में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के एटा में बीजेपी उम्मीदवार राजवीर सिंह और बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार के पक्ष में प्रचार करेंगे।
तीसरे चरण में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत सीट पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को होना है। और सीधा हम इस समय एटा चलेंगे, जहां हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। नवविक्रम, पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश का रुख करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एटा में भी आज चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसे लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? और एटा के अगर समीकरणों को समझे तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का एक तरह से गढ़ माना जाता है, और उनके बेटे राजवीर सिंह लगातार यहाँ दूसरी बार चुनाव मैदान में बीजेपी की तरफ से उतरे हैं। जी बिल्कुल, एटा एटा के आसपास का पूरा क्षेत्र कल्याण सिंह का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ उनका काफ़ी प्रभाव है। यहाँ से वो निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। और इसके अलावा एटा के आसपास की अगर बात करें प्रीति, तो मैनपुरी का जो इलाका है, मैनपुरी के या फिरोजाबाद, ये इलाके समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। और इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां समाजवादी पार्टी में भी जो एक अलग धड़ा है, जो एक अलग पार्टी बन चुकी है। शिवपाल यादव जो जमीनी नेता माने जाते थे, वो अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ मैनपुरी को छोड़कर बाकी सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा देखना। साथ ही अपने जो मतदाता हैं, जो अपना वोट उनका काडर है, प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं एटा में और अपने मतदाताओं को संदेश देंगे, उन्हें उत्साहित करेंगे। और बीजेपी का अगर बीजेपी की कार्यकर्ताओं की बात करें इस पूरे क्षेत्र में, तो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को रैली को लेकर। फिर उसके बाद बरेली में भी प्रधानमंत्री की सभा है, तो बरेली के आसपास की अगर सीटों की बात करें, वो वहाँ पर वहाँ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रीति, ये जो सीट है इस चरण में बहुत दिलचस्प चुनाव है। यहाँ पर खास तौर पर कई पीलीभीत हो या रामपुर हो, मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी हो, कई ऐसी सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनावों में बेहद अहम भूमिका रखती हैं और इसके साथ ही नतीजों में बेहद अहम भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुँचाने के लिए आपका। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में सेना, डिफेंस डील, किसान, रोजगार, चुनाव के दौरान आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़े सवालों के जवाब दिए। आतंकवाद को लेकर 5000 साल पुरानी महान संस्कृति को अपमानित करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जब 84 में श्रीमती गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद उनके सुपुत्र ने कहा था कि एक बड़ा पैर गिरता है तो जमीन हिलती है, और उसके बाद देश में लाखों हजारों सरदारों का कत्लेआम किया गया। क्या ये टेरर नहीं था? क्या एक निश्चित लोगों का टेरर नहीं था? उसके बाद भी उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। और उसके संबंध में एक सवाल इस देश के न्यूट्रल मीडिया ने कभी पूछा नहीं, जो आज पूछ रहा है। जो लोग उस समय आंखों देखे गवाह है कि इन्होंने ये टेरर किया, इतने सरदारों को जला दिया, उनको बाद में एमपी बनाया गया, उनको केंद्र में मिनिस्टर बनाया गया, उसमें से एक को भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन पर आरोप लगे हुए हैं। क्या कभी उनको पूछा नहीं गया? और इसलिए हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की बातें। दूसरा, जो लोगों को कोर्ट ने सजा दी है, उनको जाकर के लोग गले लगा रहे हैं, जेल में जाकर के मिल रहे हैं। अगर जेल से अस्पताल आए तो उनको मिलने जा रहे हैं। उनको उसूल की बातें करने का हक है क्या? और इसलिए दूसरा, अगर अमेठी के उम्मीदवार जमानत पर हो तो चर्चा नहीं, रायबरेली का उम्मीदवार जमानत पर हो तो चर्चा नहीं, लेकिन भोपाल का उम्मीदवार जमानत पर हो तो ये बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दे। ये कैसा चलेगा? दूसरा, एक महिला को, वो भी एक साध्वी को, इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। और मैं गुजरात में रह के आया हूं, मैं कांग्रेस की मोडस ऑपरेंडी को भली भांति समझ गया हूं। वो क्या करते थे, जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं, वैसे पहले कागज पे बैठ करके स्क्रिप्ट लिखते हैं कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा कहीं से ढूंढ के लाएंगे, उसको ऐसे फैलाएंगे, फिर इसमें ऐसे रंग भरेंगे, फिर ऐसे अंदर एक विलन को ले आएंगे, फिर उसके अंदर ऐसा हीरो हीरोइन लाएंगे और फिर स्टोरी बनाएंगे। और फिर जाकर के हमारे यहाँ जितने एनकाउंटर हुए उन सबको ऐसे ही चलाया गया।
हर घटना को ऐसी खींचते थे, जोड़ देते हैं। दूसरी बात मैंने देखा, जस्टिस लोया का जिसका नेचुरल मृत्यु हुआ था, उसी मोडस ऑपरेंडी से ऐसा केस बना दिया जैसे उनकी हत्या हो गई, उसी प्रकार से बना। तो ये, और इन दिनों भी ईवीएम को लेकर के लंदन में पेश करने वाले लोग थे, उसी मोडस ऑपरेंडी से किया। अभी हमने एक, उन्होंने झूठी वीडियो बना करके डिमोनेटाइजेशन को लेकर के ड्रामा किया, वो भी ऐसा ही हुआ। अभी भी शायद 4 दिन पहले ऐसे ही एक ड्रामा किया था। तो ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है, उसी मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा है। और समझौता एक्सप्रेस का जजमेंट आ गया, क्या निकला? और आपने बिना सबूत को दुनिया में 5000 साल तक जिस महान संस्कृति और परंपरा ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया का संदेश दिया, जिस संस्कृति ने एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति का संदेश दिया, ऐसी संस्कृति को आपने आतंकवादी कह दिया। उन सबको जवाब देने के लिए एक सिंबल है, और इस सिंबल कांग्रेस को महंगा पड़ने वाला है। और तीसरे चरण के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शिमोगा में रोड शो किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रोड शो में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित किया। जिस ताकत के बल पर आज भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, आज भारत के अंदर नई नई रेल लाइन बिछ रही है, हाईवे बन रहे हैं, वाटरवे बन रहे हैं, मेट्रो, नई नई मेट्रो की लाइन बिछ रही है, एम्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, और नई नई सुविधाओं का जाल पूरे देश के अंदर बिछा करके आम नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के दौरे पर हैं वो, और उन्होंने सुपौल में रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने सुपौल से कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रंजन के पक्ष में प्रचार किया और वोट देने की अपील की लोगों से। उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। पूरे देश में बिहार से युवा जाकर बैंक के सामने, सरकारी ऑफिसर्स के सामने चौकीदार का काम करते हैं, मगर जो बिहार से चौकीदार बनकर जाता है वो ईमानदार होता है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केरल के वायनाड के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार वो कर रही हैं। इस बार राहुल गांधी अमेठी के अलावा वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। As you know, for the last 2 months, I have been touring Uttar Pradesh, and just like the tribal culture, which has a deep respect for land, for the earth, for the forests, the farmers of Uttar Pradesh have a deep respect and a deep connection to their land, to their crop, to the earth, and to the world around them. And it is when I looked at these lush green hills, and I thought about your tribal culture, and I thought about the farmer in UP, that the immensity of the betrayal that the BJP government has enacted for the last 5 years with the people of India truly struck my heart. और अब बात चुनाव स्पेशल की। बीजेपी के लिए गांधीनगर लोकसभा सीट 1989 से ही एक सुरक्षित सीट रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में ये सीट जीती थी। इसके बाद 1998 में आडवाणी ने इसे फिर जीता। अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस सीट से मैदान में हैं। गुजरात की गांधीनगर सीट पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी इस सीट से 1989 के बाद से लगातार जीत रही है। इस सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सांसद रहे हैं। इस बार पार्टी अध्यक्ष अमित शाह उम्मीदवार हैं। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी कोशिश अमित शाह को भारी अंतर से चुनाव जिताकर लोकसभा भेजने की है। कांग्रेस ने सीट से श्री जे चावड़ा को मैदान में उतारा है। चावड़ा उत्तर गांधीनगर से विधायक हैं। गांधीनगर सीट जो है ओरिजिनली ये शंकर सिंह वाघेला जब बीजेपी में थे उनकी सीट थी, और आडवाणी जी जब दिल्ली से हट रहे थे
तो उनको एक सीट की तलाश थी और शंकर सिंह वाघेला जी ने कहा कि भाई आप यहाँ से लड़िए, आप एक आध बार आके चले जाइएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय नेता थे, उनको और जगह कैंपेनिंग करनी होती थी, उतना वक्त नहीं दे पाते, तो ये उनकी सीट बनी वहाँ से। फिर वो बीच में उन पे जब एलिगेशंस वगैरह लगे थे तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। वाजपेयी जी लड़े थे, यहाँ से जीते थे। खैर वो एलिगेशन सब हट गए तो फिर अडवाणी जी लड़े और फिर आ गए। बीजेपी यहां विकास के नाम पर वोट मांग रही है और हाल ही में अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करीब 500 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इन प्रोजेक्ट्स में पानी, गटर और ट्रैफिक की समस्याओं को खत्म करना शामिल है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना भी इसका हिस्सा है। आज दुनिया में हिंदुस्तान गौरव ले सकता है कि पर डे 28 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने वाला दुनिया का ये हिंदुस्तान एकलौता ऐसा कंट्री है जो पर डे 28 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहे हैं। बड़ी चुनौती के साथ हम काम कर रहे हैं, सक्सेस हो रहा है। 2008 के परिसीमन के बाद गांधीनगर लोकसभा सीट का 82% हिस्सा शहरी और 18% ग्रामीण है। कांग्रेस ने यहां से विधायक सीजे चावड़ा को मैदान में उतारा है। इस बार प्रजा भी परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जो वादे किए थे पूरे देश में और गुजरात में, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। सभी लोग, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे ना छोटा बड़ा व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे महिला हो या चाहे बच्चा हो, सब लोग उनके खिलाफ है और पूरे गुजरात और देश में परिवर्तन चाह रहे हैं। इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है कि ये हम जीत जाएंगे। सभी 26 निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे अधिक इस निर्वाचन क्षेत्र में 19 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं: गांधीनगर उत्तर, कलोल, सानंद, घाटलोदिया, बेजलपुर, नारायणपुरा और साबरमती। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी, गांधीनगर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी गुजरात में सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य दिया और किसानों की उपज का एमएसपी तय किया गया। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह चौहान ने पुरुषोत्तम रुपाला से खास बात की। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं गुजरात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी। सर, पिछली बार 26 सीटें जीती, इस बार क्या संभावना लग रही है? इस बार भी नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की बहुत तीव्र लागनी लोगों के, गुजरात के जनता के मन में है। सो इसीलिए इस बार भी हम 26 में से 26 बैठक ही जीतेंगे। तो कुछ कांग्रेस वाले जब से 2017 का विधानसभा हुआ है उत्साहित हैं और कई सीटों पर कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रही है। ये विपक्ष की अपनी प्रवृत्ति है, उसको करना चाहिए, वो कर रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं, सिंस 95 गुजरात में कभी भी कांग्रेस का हाथ ऊपर नहीं रहा है। ये 17 के विधानसभा के चुनाव में उनको थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति में आने का अवसर मिला था। वो भी उस समय के जो सोशल मोबिलाइजेशन हो रहे थे, सोशल उद्वेगना हमारे यहाँ थी, आंदोलनें 1-2 चल रहे थे, इसको लेकर इनका बेनिफिट इनको मिला था। वो कांग्रेस पार्टी की ताकत नहीं थी। कृषि मंत्रालय ने भी कई वेलफेयर स्कीम्स लेके आई है जिसके कारण किसानों को उसका लाभ हुआ है और जो बदहाली थी उससे निजात पाई है। देखो, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के बारे में, पहले भी किसानों के बारे में बात होती थी, कृषि संबंधित बात होती थी, मगर कभी किसानों की आय के बारे में कोई नहीं बोलते थे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अपनी सरकार को लक्ष्य दिया है। ये थे पुरुषोत्तम रुपाला जी, जिनका कहना है कि बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है और एक बार फिर से गुजरात में 2014 की कामयाबी यहाँ पर दोहराई जाएगी। गांधीनगर से कैमरामैन विनोद और रियासत अली के साथ रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के आम चुनाव पर दूसरे देशों की भी बारीक नजर है। इस दौरान भारत की विदेश और घरेलू नीतियों के मुद्दों पर हो रही बहस को भी गंभीरता से देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने भारत में जर्मनी के राजदूत जैस्पर वेक से खास बातचीत की। Deputy Ambassador of Germany in India is with me. Ambassador, this is the election time in India, and how are you watching Indian elections?
Well, the impression that I take home for the time being is that India is a very vibrant democracy with competition between the various parties, between the various politicians. So it is democracy in the best sense of the word. So the type of debate that is taking place in India in the election time, how you evaluate it? How are you seeing it? Well, it's a very important debate. It's a debate on social issues, on economic issues. It's also on international issues and the Indian posture in the region. So the topics that are highlighted by the politicians are very close to the hearts and minds of the people, and that is what an election campaign should be about, to unfold programs and manifestos for the future and give the people an opportunity to choose how they want their country to be developed in the upcoming years. So do you think that this election will also shape, this debate will also shape the foreign policy of India in future? Well, there has been a lot of continuity in foreign and international policy of India. There have been nuances, but the most important thing is that India's role in the world has increased over the last years and decades. And of course, this entails new responsibilities. And that's, for us, the great news, if I might say so, that with India, we have a partner that is becoming stronger and stronger, a partner with whom we can tackle international challenges, global challenges, in a much more effective way than this would have been possible decades ago. So we look for a partnership, and we have a keen interest in a strong and prosperous India.